फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। देखिए, मैं यहाँ पे एक सीरीज़ चला रखी है। ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम बेसिकली जो है पॉलिटी को सेक्शनल एनालिसिस करेंगे, जो हमारे अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी का। तो उसके क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से डिटेल में इसके विद आंसर्स की के साथ थोड़ा एनालिसिस करेंगे, और कैसे आप जो है एक एलिमिनेशन टेक्निक को आप जो है रेफ़र कर सकते हो, तो उसके हिसाब से इस वीडियो को बताया गया है। हालांकि ये हमारे अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, और लेकिन देखिए, आंसर कीज़ को निकालने में एक दिन नहीं लगता दोस्तों। इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days और 4 days, क्योंकि चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करने में 100% श्योर की देने में टाइम लगता है। देने को तो नॉर्मली कोई भी आदमी 12 से 13 घंटे में दे सकता है, लेकिन जहाँ पे 100% श्योरिटी रहे कि हाँ 100% श्योरिटी की है कि इसे आप बिलीव रख सकते हो, रिले कर सकते हो, तो उसी में टाइम लगता है। और साथ में यही बोलूँगा कि आपने बेसिकली मतलब कि जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि 2 क्वेश्चंस के अंदर हमें जो है लैंग्वेज बैरियर देखने को मिला हिंदी मीडियम को लेके, कि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जहाँ पर मैं कह सकता हूँ लैंग्वेज के कारण वो क्वेश्चन गलत हो सकते थे। अगर बच्चा इंग्लिश को नहीं देखेगा जब तक उसको नहीं समझ आएगा, तो हमें ये भी एक एनालिसिस ये मिलता है कि 2 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पजल देखने को मिला। हालांकि अगर हम बात करें जो यूपीएससी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इसी वे में, लेकिन 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हमें जो देखने को मिली। मैं आपको यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास पे जरूर फोकस करना, बहुत डेप्थ में पढ़ना। न्यू एनसीईआरटी पढ़ना, देखो ओल्ड एनसीईआरटी फोटोकॉपी वाले जो होते हैं ना, वो बेचने के चक्कर में आपको ओल्ड एनसीईआरटी चेपते हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी भी कर लेंगे तो भी काफ़ी अच्छी बुक है, और काफ़ी कुछ आपको जो समझने को उसमें मिलेगा। स्पेशली 11th क्लास की और 12th क्लास की जो 2 बुकें हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो देखने को मिलेगी। बाकी लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। लक्ष्मीकांत से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं पुटअप हुए हैं। बाकी कुछ बच्चे जो है लक्ष्मीकांत मतलब कि एक बार ख़त्म कर लिए, 2 बार ख़त्म कर लिए, कि बार बार रिवाइज करना चाहते हैं, नोट्स नहीं बन पाए हैं किसी कारणवश, या फिर कोई वर्किंग एस्पिरेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई कॉलेज एस्पिरेंट जिसको टाइम नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन में आप हमारी ये बुक को रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि ये बुक मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शनल है आपके लिए, सिर्फ एक ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को सपोर्ट है कि इसको 4.5 स्टार मिले हैं 5 में से, और आप लोगों को लवन सपोर्ट है। बाकी इकनॉमी की भी माइंड मैप हमने निकाल दी है, और जल्दी हम जो है लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के भी माइंड मैप बना रहे हैं और निकल जाएंगे। तो क्विक रिवीजन के लिए ही सिर्फ इसको यूज़ करें। इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि लक्ष्मीकांत को सब्स्टिट्यूट कर लें तो बिल्कुल गलत है। लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये किताब आपको बहुत ईजी रहेगी। अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ के डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर मत करना ऐसा जुर्म अपने पर बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी मत करना। एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि 18 क्वेश्चन आए थे। 18 में से देखो कहने का तो मतलब ये है कि पॉलिटी 18 क्वेश्चन आए तो 18 के 18 हो जाएंगे, नहीं, ये बात भी गलत है। मैं ये कह सकता हूँ कि 14 to 15 क्वेश्चन चेजेबल थे। चेजेबल मतलब ये है कि हाँ ईजिली एक टैकल में थे, कि हाँ अगर कोई एस्पिरेंट सिर्फ लक्ष्मीकांत को पढ़ के जाता है तो 14 से 15 क्वेश्चन बना सकता है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कह सकता हूँ थोड़े से चैलेंजिंग टास्क थे। मतलब उसमें मैं बोल सकते हैं कि एक टॉप नॉच की एक क्वालिटी थी कि हाँ जिसके कंसेप्ट सच में वाकई बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर हैं, और साथ में वो लॉजिकल के साथ चल रहा है। मतलब बोलते ना कि मतलब अच्छे से मतलब लॉजिक्स के साथ चल रहा है, तो ही वो बेसिकली जो है निकाल सकता था। तो ये कहना भी सरासर गलत है कि 18 के 18 क्वेश्चन ईजी थे, बिल्कुल गलत है सरासर। उसमें से मैं कह सकता हूँ हाँ 14 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ किए जा सकते थे। 3 से 4 क्वेश्चंस में आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये एक ओवरऑल था। तो टेक अवे क्या है बेसिकली अगर हम बात करें 2022 वालों के लिए, बॉस यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगा, लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल ऑफ यूपीएससी, बात बिल्कुल सही है। उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को कंसेप्चुअल ज़्यादा समझो रेदर देन फैक्चुअल। आपको कंसेप्चुअल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इवन जो भी क्वेश्चंस निकल रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी थीम करंट अफेयर से रिलेटेड ही है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा निकाले गए हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है कंसेप्चुअल पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करें, और इन फ्यूचर में जो भी टेस्ट सीरीज़ लगाएं आप ये देखें टेस्ट सीरीज़ में कि वो कंसेप्चुअल कंसेप्ट पूछ रहे हैं तो वो टेस्ट सीरीज़ अच्छी होगी। अगर जो टेस्ट सीरीज़ लाइक अगर हम बात करें जो जैसे कि मान लीजिए जो फैक्चुअल पूछे, तो उन टेस्ट सीरीज़ को कोशिश ये करना कि अवॉइड करने के लिए, बस मैं यहाँ पे यही बोलूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे कि अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। भाई अगर हिंदी में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। यानी कि यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन जो यहाँ पे जो पूछा गया है बेसिकली अगर हम बात करें वो पूछा गया है लिबरल डेमोक्रेसी के ऊपर एंड इसके ऊपर लिबर्टी के ऊपर। यानी कि भाई क्वेश्चन यही है ना कि भाई आखिर
एक स्वतंत्रता की एक सर्वोत्तम परिभाषा क्या हो सकती है किसी एक उदार लोकतंत्र के अंदर, यही है क्वेश्चन, तो यही कह रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर देखो, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्टेड गवर्नमेंट से। आपको अगर सी ऑप्शन को देखो, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट और यहाँ पे बात हो रही है लिबर्टी की, तो ये तो नहीं होगा। हमें हमेशा यूपीएससी क्वेश्चंस जो हैं, हमें अगर हम बात करें तो हमें एलिमिनेशन राउंड के हिसाब से चलना चाहिए। एलिमिनेशन राउंड के साथ चलेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई होंगी। दूसरा देखो, ऑप्शन बी देखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि शक्तियों का केंद्रीकरण। यार लिबर्टी के अंदर अगर वर्ड आ रहा है सेंट्रलाइजेशन, तो देखो ये अगर यहाँ पे बात हो रही है लिबर्टी की और यही बात हो रही है सेंट्रलाइजेशन की, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अपोजिट है, जस्ट एक अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा, राइट। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब जहां पे आपके 50-50 के आ जाए, तो मैं कहता हूं कि वो क्वेश्चन को आपको 100% प्ले करना चाहिए। तो उस कंडीशन में लाइक अ कमिटेड जुडिशरी या फिर सेपरेशन ऑफ पावर। थर्ड पे अगर देखो अ कमिटेड जुडिशरी, यार बात हो रही है यहाँ पे लिबर्टी की, ध्यान से समझना दोस्तों। उस कंडीशन में जब लिबर्टी की जब बात हो रही है, तो या तो जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी अपने हिसाब से अच्छा काम करेगी, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा डेप्थ में, अगर इस चीज़ को समझें, तो हमें ये समझेगा कि यहाँ पे जब बात हो रही है लिबर्टी की, तो उस कंडीशन में जुडिशरी नहीं होगा। ठीक है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम अच्छे से करती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लिबर्टी को लेके चले, इसके वास्ट एंगल को देखें, तो हमें ये पता चलेगा लिबर्टी का असली मतलब वही होता है जब अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का दिया जाए। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब, हाँ भी कौन कौन से स्टेट या फिर जो आपकी सेंट्रल क्या क्या काम कर सकते, क्या नहीं कर सकते, किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती, किस किस कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में आपका आंसर यहाँ पे डी आएगा, जो ये सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये टॉपिक अगर बात करूँ तो बिल्कुल कंसेप्चुअल है। अगर आपके डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे लक्ष्य में अच्छे से है, तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे जो पजल होंगे वो या तो ए में होंगे या डी में होंगे। हालांकि ये दो ऑप्शन तो निकल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि वो बोलेंगे जुडिशरी भी हो सकता है, लेकिन शक्तियों का पद्धतिकरण भी हो सकता है, तो वहाँ पे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस में जो है देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर डी है अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यार, ये तो था राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फैक्चुअल था। फैक्चुअल मतलब यार देखो, प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। लाइक आधार कार्ड को देखो, आधार कार्ड में भी अगर बात करें तो डेटा को लेकर प्राइवेसी का इशू आया है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप ध्यान से देखो, एनालाइज करो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है। तो रिपीटेड क्वेश्चन में इसमें फैक्चुअल है, इसका डायरेक्ट आपका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी। यहाँ पे भी बच्चे दो जगह कंफ्यूज हो सकते हैं। एक आर्टिकल नंबर 19 बस, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो दोनों को पता चल गया, क्योंकि ये तो माइनॉरिटी को लेके है, ठीक है, ये हमारा जो लाइक स्टार्टिंग के जो आर्टिकल उनको लेके है, तो उस कंडीशन में या फिर 19 या 21, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर 21 ही है। ठीक है, ये फैक्चुअल है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, हाउ डज अवर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल। यानी कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इंडिया वर्सेस यूके के बारे में बात करी गई है, यानी कि इंडिया वर्सेस यूके के बारे में यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है। स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। एज रिगार्ड इन लेजिस्लेशन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सुप्रीमेट, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। ठीक है भाई, यानी कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। आपको पता होगा जो यूके है, आपको पता है कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है। वहाँ की जो संसद है, अगर हम वहाँ की पार्लियामेंट बात करें, वो इंडियन पार्लियामेंट से ज़्यादा सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू अगर बात करें हर एक लॉ पे नहीं लगाया जाता, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे है कि सभी लॉज को जुडिशियल, इवन पार्लियामेंट भी कोई अगर बिल पास कर देती है, लेकिन अगर जुडिशियल ने उसको स्टे लगा दिया तो वो लॉ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर पहली स्टेटमेंट को देखें तो हाँ, हमारी स्टेटमेंट ये ठीक लग रही है। तो जब पहली स्टेटमेंट ठीक है तो उसका ऑप्शन 2 तो नहीं होगा और साथ में डी नहीं होगा, यानी कि 50-50 आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन 100% जो आपको प्ले करना पड़ेगा। अब सेकंड पढ़ते हैं। इन इंडिया, मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। वर्ड में कुछ हेराफेरी लग रही है।
एकदम लाउड एंड क्लियर वर्ड है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बनावटी वर्ड को जबरदस्ती डाला गया हो। सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन तो हाँ उसको संविधान पीठ को भी भेजे जाते हैं अगर उसमें डाउट होता है। तो उस कंडीशन में आपका बी भी सही है तो डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इसमें ओनली ये भी कट जाएगा, अब डायरेक्ट आप पहुँच गए। तो यहाँ से आप जब आप एलिमिनेशन राउंड के हिसाब से चलेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपके आंसर सही हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिकी इन द सेंस ये कि यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं, अब यहाँ पे आपको एफआर और डीपीएसपी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, उस चीज़ को समझ रखा है तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे वेल्थ वैलेट को, यानी कि भाई अगर हम बात करें संपत्ति की, अगर हम बात करें तो धन की बात करी गई है। या देखो अब इसको एलिमिनेशन राउंड के साथ चलते हैं। भाई राइट टू फ्रीडम यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बोलते हैं ना कि जिसको हम कहते हैं कि यार लाइक क्या है, मतलब आप समझें इस चीज़ को समझें कि राइट टू फ्रीडम का तो यहाँ पे वेल्थ वैलेट से राइट टू फ्रीडम क्या व्हाट एल्स। भाई पैसा एक अलग चीज़ है, राइट टू फ्रीडम एक अलग चीज़। तो यार ये तो ऊट पटांग वाला जो सी ऑप्शन है ये तो नहीं होगा। बचे 3, यहाँ पर है राइट ऑफ इक्वालिटी। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो वेल्थ है वो वायलेट्स क्या करता है। भाई देखो इक्वालिटी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, इक्वालिटी भाई सबको वही है। अगर कुछ बच्चे अगर सोचें ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम पहले डी को देखें द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर को लेके भाई अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर किसी के पास धन ज़्यादा तो उसमें क्या करेगा, तो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ये तो 100% नहीं होगा। अब बचते हैं 2, राइट ऑफ इक्वालिटी एंड डीपीएसपी। अगर आपने डीपीएसपी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हो तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि सब कोशिश जो स्टेट है वो कोशिश करेगा कि सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि एक तरह से चीज़ों को लेके हो। तो वहाँ पर यहाँ पे आपके ये डीपीएसपी के अगेंस्ट है, ना कि राइट ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट है। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने राइट ऑफ इक्वालिटी को मारा होगा, लेकिन इस कंडीशन में डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी में चीज़ सारी क्लियर है, इस चीज़ सारी बिल्कुल क्लियर है कि राज्य नीति जो राज्य की नीति के नीति से जो तत्व हैं वो बेसिकली इसके उल्लंघन जो है बेसिकली करता है। तो इसका आंसर बेसिकली बी होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। भाई राइट ऑफ प्रॉपर्टी को लेके हमारा अगर हम बात करें तो क्या पोजीशन है हमारे देश के अंदर, यानी कि संपत्ति के अधिकार को लेकर अगर हम बात करें तो उसकी क्या स्थिति है। एलिमिनेशन राउंड के साथ चलते हैं। नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। भाई राइट टू प्रॉपर्टी नाइदर फंडामेंटल राइट और ना ही और नॉर लीगल राइट। हमें इतना तो पता है कि लीगल राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट और नॉर लीगल राइट तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। तो यार लेकिन यहाँ बात करी जा रही है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन ये स्टेटमेंट ही कुछ उटपटांग नहीं लग रही आपको। मतलब आप पढ़ के देखें फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, पर यहाँ पे बात करी जा रही है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, तो ये भी स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, और यहाँ पे है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। अब देखो सिटीजन ओनली और एनी पर्सन में फ़र्क होता है, क्योंकि बात हो रही है प्रॉपर्टी को लेके। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर फॉरेनर की कोई प्रॉपर्टी अगर इंडिया में डिस्प्यूटेड हो जाए तो क्या वो नहीं लड़ सकता। देखो ऐसे समझो, मान लो कि डिस्प्यूटेड हो जाए तो क्या वो कोर्ट नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पोस्को को देखा होगा, पोस्को वाले जब यहाँ पे आए थे मतलब उड़ीसा के अंदर, तो उसमें उन्होंने मतलब कि जब आपका वो लाइक जब वो कर रहे थे तो वो कोर्ट चले गए थे, तो उस कंडीशन में उन्होंने फाइट करी थी। भाई अगर यहाँ पे सिटीजन ओनली होता, इस कंसेप्ट को ध्यान रखो, अगर सिटीजन ओनली होता तो वो कोर्ट नहीं जा सकते थे, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर लीगल राइट है अवेलेबल टू एनी पर्सन। किसी को भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर होता है तो वो किसी भी एनी पर्सन को जो है कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मतलब करंट कंटेस्ट से निकाल के उसको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब ये थीम जो है करंट थी, लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें इस तरह से किया गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यार ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी हम फाइट करेंगे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑफ 26 जनवरी 1950। एग्जैक्ट क्या होगा, देखो ऐसे समझो कि अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोशलिस्ट वर्ड आपको पता 1976 में जोड़ा गया था, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बात हो रही है 1950 की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेट, ये भी वर्ड आपको पता है सेकुलर जो है बाद में जोड़ा गया था, तो इसमें भी अगर बात करें तो ये भी नहीं होगा। अब बारी आती है अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर एक सॉवरेन डेमोक्रेट रिपब्लिक। देखो आपने सुना होगा कि हमेशा सॉवरेन डेमोक्रेट रिपब्लिक का वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो है इंडिया,
लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतात्मक गणराज्य भी हमारा जो है एक देश है। तो ये इसका आंसर बी होगा। ये थोड़ा फैक्चुअल था, अगर आप एलिमिनेट करते तो हो सकता है आप यहाँ पे 2 फंसते, ये आपके कट जाते। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर इसका बी ही हमें जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, यार देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इस बार पॉलिटी के रिपीटेड हैं। अगर हम देखें तो इसका आंसर डी है, अनलिमिटेड गवर्नमेंट होगा। ये भाई प्रीवियस पेपर का है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं लगती। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जुडिशियल वाला, ध्यान से समझना, या तो ये जो हमारे जो आपका तेलंगाना स्टेट में हुआ था उसको लेके है, या फिर अगर जो वो अभी जिसका काउंटर हुआ था उसके कंटेस्ट में भी ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन के तौर पे निकाला गया है। वो कहता है जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्सक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। वो ये कह रहा है कि भाई जो न्यायिक हिरासत में है, न्यायिक हिरासत का जो वर्ड है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। आपने एक नोटिस किया होगा, आपने एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि विद इन 24 आवर्स के अंदर एक तो आपको मजिस्ट्रेट के पास आपको भेजना पड़ता है और विद इन 24 आवर्स के बाद ही फिर उसको जो जेल में डाल दिया जाता है, राइट। तो उस कंडीशन को अगर आपको वो चीज़ें याद है, भले आपको ये कंसेप्ट नहीं पता, अगर आप उस चीज़ को अगर कर लो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ये है कि देखो, ना कि जेल में पुलिस स्टेशन के हवाले में रखा जाए, तो ऑटोमेटिक ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर आपका ओनली 1 तो नहीं होगा और ना ही ये होगा, यानी कि 2 हमारे कट गए। अब या तो ओनली 2 होगा या फिर नाइदर 1 और नॉट 2 होगा। अब ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अब देखो भाई, आपने नोटिस किया होगा विद इन 24 आवर्स के अंदर आखिर क्यों पुलिस मांगती है न्याय की नजीर से कि इसको रिमांड पे भेज दो। ऐसे वर्ड को समझो यार, बिल्कुल कॉमन सेंस हटाओ, इसकी नॉलेज की जरूरत नहीं, जैसे आपको कॉमन सेंस की जरूरत है कि आखिर मांगती नहीं है कि भाई पुलिस मांगती है मजिस्ट्रेट कि भैया ठीक है मैं 7 दिन की रिमांड दे दो, 10 दिन की रिमांड दे दो। अगर आपको वो टॉपिक याद है तो आप बोलोगे यार ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटेरोगेट करने के लिए भी कहीं ना कहीं कोर्ट का हमें अप्रूवल चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये है कॉमन सेंस का, कंसेप्चुअल नहीं, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है अगर आप में तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समझे मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इंडिया को रेफरेंस करने के बाद जो है स्टेटमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना है। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट्स बिकम अ मैटर ऑफ हिज हर राइट्स। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। अब यहां पर आपको भी ऑनेस्टली बात करूं तो कॉमन सेंस ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कैदी के ऊपर रेप के चार्जेस लग जाते हैं, ध्यान से समझना, तो उस कंडीशन में जो पावर होती है वो जुडिशरी के पास होती है कि उसको पेरोल पर रखे या फिर हटाए, या फिर जिसको हम बोलते हैं बेल। तो ये बेसिकली जुडिशरी का अपना कंसर्न होता है कि अकॉर्डिंग टू द क्राइम कितना डिग्री का है। अगर ज़्यादा डिग्री का है तो उसको बेल नहीं मिलेगी, और अगर कम डिग्री का तो मे भी उसको मिल जाए, चाहे भले ही उसने अपने एविडेंस दिए हों। तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट आपकी जो है गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, और जो अगर आपने मूवी भी देखते हैं तो मूवी से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें जो है डायरेक्टली दिखा के मिला है। ये क्वेश्चन आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला था, 18 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 14 से 15 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद जो 3 क्वेश्चन में आपको अपने खुद के दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो ये स्टेटमेंट अगर गलत हो जाती है तो हमारा ओनली ये एक गलत हो गया और हमारा ये गलत हो गया। बचे 2, तो अब आपको प्ले करना है। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स। हाँ भाई, जो अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट का, अब देखो यार ये था फैक्चुअल। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे अटकेंगे, वो बोलेंगे यार कैदी को पेरोल पे छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, राज्य सरकारों के सेंट्रल नियम, जेल तो देखा जाए, लेकिन आपको कैसे समझना है, जो जेल है बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है। तो उस कंडीशन में जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे तो आप आंसर जो है इसमें बी को मार के आ जाओगे।
क्योंकि ये बेसिकली कहीं नहीं मिलेगा आपको इतनी जल्दी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। At the national level, which ministry the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest developer recognition of forest rights act 2016? बिल्कुल फैक्चुअल है ये। देखो अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे यार, बात हो रही है फॉरेस्ट राइट की, तो रूरल डेवलपमेंट तो नहीं आएगा, पहली स्टेटमेंट काट दो। हमें ये पता चल गया कि रूरल डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पंचायती राज भी नहीं आएगा यार, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे फॉरेस्ट की, तो पंचायती राज यहाँ पे अंडे देगा यहाँ पे बैठ के नहीं। तो अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, या तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल। लेकिन बात तो ट्राइबल की हो रही है ना यार, एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली है, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ही इस चीज़ को देता है। ये है फैक्चुअल। आप यहाँ पे और यहाँ पे फंसेंगे, तो यहाँ पर अब वही है कि जिसको जितना याद होगा, जितना मतलब कर पाएंगे, तो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट, अ लेजिस्लेशन विच कंफर्म ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड discretionary power in the matter of application of law violate which one of the following article of the Constitution of India? ये बिल्कुल फैक्चुअल है। अगर आपने अच्छे से आर्टिकल नंबर 14 पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट ही आप इसको हिट कर देंगे, क्योंकि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में लिखित अनुच्छेद में किसका उल्लंघन करता है? आपको पता है आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी को जो है करता है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल जो बात करी गई है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बीइंग, अगर कल को आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो अगर आप अपनी मिसयूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 14 का मिसयूज़ करता है। इसमें 32 भी नहीं आएगा, आर्टिकल 14 तो है ही नहीं, 28 भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आर्टिकल 14 है। तो ये इसलिए दिया गया है कि कल को अगर आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो उस कंडीशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप आर्टिकल नंबर, अगर आप अपनी पावर को मिसयूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत होगी, तो आर्टिकल नंबर 14 का आप मिसयूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको एक मैसेज दिया जा रहा है इनडायरेक्टली आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट्स फेडरल इन करेक्टर। फेडरल इन करेक्टर में आपको जो है बेसिकली ये चीज़ें सारी आपको बतानी है। देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? संघीय का मतलब आप समझ गए फेडरल। अब हमें यहाँ पे फेडरल को निकालना है, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। अब यार यहाँ पे बात है फेडरल की और यहाँ पे बात है आपकी फंडामेंटल राइट की, तो ये तो कोई तुक नहीं बैठ रहा, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टी। और बात है यहाँ पे फेडरल करेक्टर की, और यहाँ पे यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी से लेके यहाँ तो उसका फेडरल स्ट्रक्चर को लेके क्या है, तो ये भी अगर देखें तो एक स्टेटमेंट जो है कोई इतनी खास हमें जो है देखने को नहीं मिल रही है। फिर है यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स में, यानी कि संघ की विधायिका में संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तो ये भी संघीय रूप का नहीं। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ें, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्ड, कि जब जुडिशरी को बिल्कुल मतलब सेफ गार्ड के साथ रखा जाए, स्वतंत्र रखा जाता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो हमें फॉलो करता है, यानी किसी के दबाव में ना आके उस कंडीशन में। इसलिए इसका आंसर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ए हमें जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन इन द टर्म स्टेट, यानी कि इसमें देखो मैं डायरेक्ट आंसर पे जाके बात करूँ, आखिर ये क्यों नहीं होंगे। देखो वो बोलता है कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट टेरिटरी इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड द पोजीशन एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, यानी कि व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी भरे नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका यही हमें जो देखने को मिलता है। अगर आप सेकंड स्टेट अगर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो कि अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम विच देयर ओन कल्चर ट्रेडिशनल गवर्नमेंट। अब देखो स्टेट जो है यहाँ पे एनआरसी का भी जिक्र अगर देखें तो किया जा सकता है कि ध्यान से देखो, अगर कुछ पाकिस्तानी देखो अ नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव बीन लिविंग इन द डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो काफ़ी लंबे टाइम से भी जो है रह रहे हैं,
तो क्या उनको ऐसे एज ए स्टेट की डेफिनेशन दी जा सकती है? नहीं भाई, उनको जब तक अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख रखा है पोजीशन एंड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के द्वारा अगर उस चीज़ को अगर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो उसके कारण जो है यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसका आंसर बेसिकली हमें जो है ए देखने को मिलता है। फिर इसका आता है विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर बिल्कुल डायरेक्ट देखो, पहले ये देखो, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with priority permission of the President of India। हाँ भाई, क्यों नहीं बुलाया जाता? जब पेंडेंसी केस जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो है लाइक सुप्रीम कोर्ट के जो जज को, रिटायर्ड जज को, उसको दोबारा बुला लिया जाता है। तो स्टेटमेंट तो ठीक है, तो जब ये ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइक ओनली 2 तो नहीं होगा, और ना ही नादर 1 और नाइदर 2 होगा। अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट डोज। हाँ, ये तो सबको पता है, तो ये फैक्चुअल है एक तरह से देखा जाए तो उस कंडीशन में भी पावर करता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली जो है आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डेफिनेटली चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो बोलता है विद रेफरेंस, ठीक है, लाइक विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। ठीक है भाई, स्टेटमेंट ठीक लग रही है? हाँ भाई, हमें जो है 1 जो है ठीक लग रहा है, तो जब 1 ठीक लग रहा है तो ये हो गया, ये और ये कट गया, ठीक है। हमें ये पता है कि ओनली 1 तो ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब देखो ऑप्शन में ओनली 1 है और यहाँ पे 1 और 3 है, तो उस कंडीशन में 2 को तो पढ़ना ही नहीं है। तो अब आते हैं, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि वो कह रहा है जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है, अगर फॉर एग्जांपल कोई करता है तो हाँ, उस कंडीशन में उसकी नागरिकता को जो है भारत सरकार जो है छीन सकता है। ये केस कैसे हुआ? ये केस ऑनेस्टली बात करूँ, जब आपने देखा होगा लाइक केरला की वो लड़की थी, वो पहले लाइक क्रिश्चियन थी, फिर उन्हें पता नहीं थी हिंदू थी, फिर बाद में मुस्लिम बनी, फिर वो दोनों हस्बैंड और वाइफ जो अफगानिस्तान चले गए, सीरिया चले गए। उस कंडीशन में वो लड़की आना चाहती थी इंडिया, लेकिन भारत कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी आतंकवादी के सपोर्ट में तो नहीं करेगा ना। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं उस कंटेस्ट में एक क्वेश्चन को जो बनाया गया है इनडायरेक्टली, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उस कंडीशन में जो बनाया गया। तो उस कंडीशन में ये है कि ये ध्यान रखना कि किसी भी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, और देयर इज ओनली 1 सिटीजन एंड 1 डोमिसाइल। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अब इसमें देखिए, देख लीजिएगा, बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बाकी इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्शन द कैंडिडेट फ्रॉम कंसिस्टेंसी इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद है इन 1991 लोकसभा इलेक्शंस श्रीदेवी लाल कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर एज पर द एग्जेंटिव रूल्स इफ अ कैंडिडेट कंसिस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कंस्टिट्यूंसी his or her party should bear the cost of elections to the constitution elected by him or her in event of him or her winning to all। तो इसका आंसर ऑनेस्टली बात करूँ तो यार बी है। ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, क्योंकि इन 1991 में लोकसभा इलेक्शंस श्रीदेवी लाल कंस्टिट्यूट फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये फैक्चुअल था। ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नहीं बना पाते थे लोग, मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ ये कह सकते हो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसी के जैसे और इसका एन गोपालस्वामी जो जजमेंट है, इसके दोनों अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। ये बात हुई थी, प्रशासन सुधार आयोग 1960 में संतुष्टि करी थी, और ये एन गोपालस्वामी अंगे की समिति ने सुझाव भी दिया था। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका सी है। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टू सिटी। अगर हम देखें तो इसमें आंसर जो हमारा सी है 1 और 2, इसमें ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन द सिटी। तो ये स्टेटमेंट अभी भी गलत है। ये देखा होगा आपने, जब भी अभी लाइक ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसे है कि अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो हिल्स हैं उसके पास है अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो बैठ गई थी, उसके रिलेटेड कंटास्ट में है जो है क्वेश्चन बना के निकाला गया है। तो ये चीज़ को याद रखना। तो ये था हमारे पॉलिटी के MCQs और सॉरी मतलब वो प्रीवियस पेपर्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी और टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू।